नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नीरजा पे। और आपको पता है कि हम लगातार नेट सिलेबस में जो कहानियाँ लगी है उनका अध्ययन कर रहे हैं सीरीज वाइज। तो आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ शेखर जोशी द्वारा रचित कहानी कोसी का घटवार लेके, जिसके मुख्य पात्र में गुसाई और लक्ष्मा है। और इसका एक पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आइए आज इस कहानी को पूरा करते हैं। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यवस्था का प्रदर्शन करता हुआ मिहिल की छाव में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रखाई। बाहर निकलकर उसने आंचल की कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। मिहिल की पेड़ की छाया में घट की और पीठ किए गुसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की छांव को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर की घट में जाने कितनी देर में लंबर मिलता। अजाज संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे इससे पूर्व उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गुसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छांव में पात पलेत झाड़कर बैठते लक्ष्मा ने संकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगी, तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास ना हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई ही है। तुम? जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए घट लगवा लिया। गुसाई नहीं पूछा, बाल बच्चे ठीक है? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गुसाई पतली सींख लेकर आग को गुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तो अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चेरेव, जो एक सुहाग चिन्ह होता है, नहीं था। हतप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती। जंजाल करता। यहाँ काका काके के साथ रह रही हो? गुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी है, सोचते हैं कि मैं हक ना जमा लूँ। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लिस्सा ढो ढोकर अपनी गुजर कर लूँगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूँगी। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाड़िम के वृक्ष से पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा
उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल। लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए ही, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहाँ लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अध ढकी डालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गुसाई एक टक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आ जाओ छाँव में, कहता हुआ गुसाई एक जमाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मण ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास की एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और अल्मुनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और कालिख पुत्ती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुँह कर कह गया, चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफ़ी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की दया से सटक कर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरी को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया है। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। मीहल के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 2-1 बर्तन और ले लिए। लक्ष्मा ने बटलों में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक एनिमल का मग और एक एल्युमिनियम के मेस टिन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गुसाई ना कह सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिब्बिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथों से बनी बेडोल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। गले में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाले काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, ये गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौट कर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मा ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खाने हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टेम से ही खाऊंगा। ये तो बच्चे के लिए। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। ना जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है, मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मण ने आपत्ति प्रकट कर दी। ओ, यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। चुप,
आंखें तरेर कर लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लगाई होगी, डांटने से क्या फायदा। गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर कभी माँ की ओर देख लेता था। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा, तो लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया। मर, अब ले, अब ले क्यों नहीं लेता? जा, जहाँ जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथ में दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटियां खाने लगा और गुसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गुसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई हो कर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट की। ऐसे ही खाने पीने वालों की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टंटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए रख ले, मेरे पास अभी और है, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं नहीं, नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी। ये तो बात चली थी तो मैंने कहकर लक्ष्मण ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मण का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज़ में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है साला। कितना कमाया, कितना फूंका हमने इस ज़िंदगी में, है कोई हिसाब, पर क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात है, पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। परंतु गुसाई के इस तरह के बावजूद भी लक्ष्मण अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ भी जाते हैं जी। पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए, अपने पराई प्रेम में हंस बोल दे तो बहुत है दिन काटने के लिए। गुसाई ने गौर से लक्ष्मण के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहाँ कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंद कर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मण ने अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहाँ से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार संकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मण उस ओर पीट के बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे की टीन से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकाल कर लक्ष्मण के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर रख किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मण के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देखकर वापस लौटते हुए फिर छिटक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही थी। अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है, इस बात की आशंका से उसके मुँह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुट जाए तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मण की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतिहार से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा
सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा ली लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चले जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। खट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किट किट आवाज़ कर रही थी। चक्की का पाठ खिसर खिसर चल रहा था और मत्थाने की पानी काटने की आवाज़ आ रही थी और वह कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।